नमस्कार श्रोताओं, कहानियों का कारवा चैनल में मैं बिंदु आप सबका स्वागत करती हूँ। आज मैं आप लोगों के लिए पूनम अहमद जी की एक कहानी कोई तो हो लेके आई हूँ। शाम को पार्क के 4 चक्कर लगाकर सुखदा रोज की तरह बेंच पर बैठ गई। बच्चों का खेलना, बुजुर्गों का अपने नाती पोते के साथ मन बहलाना पार्क की रौनक बढ़ा रहा था। थोड़ी देर की ये रौनक दिन भर की उसकी उदासी को कितना कम कर देती थी। उसके होठों पर पल भर के लिए ही सही मुस्कुराहट आ जाती थी। हल्का हल्का अंधेरा होने लगा था, लेकिन उसका मन घर जाने का नहीं था। क्या करेगी घर जाकर? टीवी ज्यादा देखने का शौक है नहीं। कोई पत्रिका उठा लेगी, लेकिन कितनी देर पढ़ सकती है? बच्चों के शोर से अचानक दिल से आह निकली। काश विपिन साथ रहता तो चिंकी और सोनू में कुछ समय तो बीतता। कितना मन करता है बच्चों को देखने का, लेकिन बेटे को कहाँ समझ आता है माँ का मन। कितना कुछ हुआ इन सालों में, कितने सपने देखे, कुछ पूरे हुए, कुछ टूटकर बिखर गए, लेकिन जीवन का सफर यथावत चलता रहा। समय को तो गुजरना ही है, उसमें किसी के सुख दुख के लिए ठहराव की गुंजाइश ही कहाँ है? सुखदा सोच रही थी। तन्हा, उदास, वीरान वह ऐसी तो कभी नहीं थी, लेकिन जीवन में होने वाले कुछ हादसों ने उसे बहुत अकेला कर दिया था। सोमेश के साथ साथ सब कुछ खत्म हो गया था। इस एहसास का दंश कि उसके बच्चों को, विपिन और निकिता को उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, रह रहकर उसके मन को कचोटता है। वह यहाँ कितनी देर बैठी रहे? इतनी देर क्यों हुई? पूछने वाला भी कोई नहीं है। अपने आप को समझाने में बहुत समय लगा उसे कि यही सच है। जैसे शादी के बाद बेटी पराई हो जाती है, वैसे बेटा भी। सोमेश जैसे पति को पाकर उसने खुद को हमेशा भाग्यशाली समझा है, लेकिन 10 साल पहले सोमेश हृदयाघात के कारण नहीं रहे। सुखदा के पैरों के तले जमीन खिसक गई। टूटी आस के साथ बच्चों से उम्मीद की थी कि वे उसका सहारा बनेंगे, लेकिन बच्चे ऐसे आते कि उनका टूटा मन जुड़ न पाता। उनके स्नेह की किसी भी ओर छोर की अब बच्चों को जरूरत नहीं थी। बहू नीता अलग रहना चाहती थी, तो विपिन ने पत्नी की इच्छा अनुसार लखनऊ में दूसरा घर खरीद लिया था, और निकिता की शादी बनारस में हुई थी। वह संयुक्त परिवार में थी, घर की बड़ी बहू थी। उसके ऊपर घर परिवार की काफी जिम्मेदारियां रहती है। उसका आना भी कम होता था। विपिन बहुत दिनों के बाद आता। सुखदा कभी कभी चिंकी और सोनू को आने के लिए कहती, तो उसका जवाब होता, मैं ऑफिस से ही आया हूँ, टाइम नहीं मिलता। और नीता तो झांकती भी नहीं थी। बस अब सुखदा की नीरस सी दिनचर्या में न कोई उमंग थी, न उत्साह, न कोई आकर्षण, न कोई मनोरंजन। आस पड़ोस की किसी सहेली से थोड़ी सी बातचीत हो जाती तो समय कट जाता। पढ़ने का शौक उन्हें शुरू से ही था, इसीलिए उसने घर के पास बनी लाइब्रेरी की सदस्यता ले ली थी। सोचा पार्क से उठकर लाइब्रेरी से कोई पत्रिका लेती जाऊं। वह लाइब्रेरी पहुंची तो एक व्यक्ति उन्हें वहां दिखा। उन्हें वह अक्सर पार्क में भी देख चुकी थी। सुखदा ने सुना कि वह रिसेप्शन पर बैठे लड़के से किसी मूवी की बात कर रहे थे। लड़का खूब हंस रहा था। सुखदा ने हैरानी से उन्हें फिर देखा। उम्र होगी लगभग 60 की। इस उम्र में भी इतनी मस्ती, क्या आदमी है ये? अब उसे याद आया कि पार्क में भी इस आदमी ने लाफ्टर क्लब बना रखा है। उस आदमी को भी शायद सुखदा का चेहरा परिचित लगा हो। उसने सुखदा को देखकर हेलो बोला और कहा, आपको सुबह पार्क में देखता हूँ, शाम को भी आती हैं क्या? सुखदा ने हाँ में गर्दन हिला दी। तो उस आदमी ने अपना परिचय दिया, मैं सुधीर, इस रोड में सामने वाली सोसाइटी में रहता हूँ। सुखदा ने भी अपना परिचय दिया, फिर पत्रिका देखने लगी। सुधीर ने बातचीत जारी रखी। आजकल लोगों को अच्छा साहित्य पढ़ने का शौक जरा कम ही है, या उनके पास समय ही नहीं है। मेरे जैसे पिछड़े लोग अब कम ही बच्चे हैं जिन्हें रोज बिना कुछ पढ़े चैन नहीं मिलता, कहकर सुधीर ने एक ठहाका लगा दिया। सुखदा भी मुस्कुरा दी। सुधीर बोलते रहे, अच्छा हुआ मैं रिटायर हो गया, अब आराम से पढ़ने का शौक पूरा करूंगा। सुखदा उन्हें नमस्ते कहकर अपने घर की ओर चल दी। घर पहुंची तो घर में फैले सन्नाटे से
रोज की तरह उन्हें घबराहट हुई। उसने टीवी चलाकर पुराने गाने लगा लिए। पार्क में सुबह शाम जाना उसका एक नियम बन चुका था। अगला दिन एक और सुबह, कुछ खामोश सी, सुखदा पार्क की तरफ जा ही रही थी कि सुधीर रास्ते में ही मिल गया। सुखदा को गुड मॉर्निंग कहते हुए उसके साथ ही चलने लगा। सुखदा पहले कुछ असहज रही, फिर सुधीर से बातें करते हुए कब पार्क आ गया पता ही नहीं चला। सुधीर ने कहा, अब आप अपने चक्कर लगाइए, मेरे दोस्त इंतजार कर रहे होंगे। सुखदा ने मुस्कुराकर गर्दन हिला दी। तो जाते जाते रुककर सुधीर ने कहा, ऐसा करते हैं वापस साथ चलेंगे। सुखदा ने आज सुधीर के बारे में सोचते हुए चक्कर लगाए। लौटते समय सुधीर की बातें जारी थी। सुखदा सुधीर को ध्यान से देख रही थी। एकदम चुस्त दुरुस्त, हंसता मुस्कुराता हुआ चेहरा। राजनीति से लेकर मौसम, विज्ञान से लेकर मनोविज्ञान तक हर विषय पर उसकी इतनी अच्छी पकड़ थी कि किसी भी विषय पर वे बात कर सकते थे। थोड़ी देर में दोनों अपने अपने घर लौट गए। अब ये रोज का क्रम बन गया था। दोनों साथ जाते, साथ आते। सुखदा को उसका साथ अच्छा लगने लगा। अपनी उम्र के लोगों के साथ बात करने में एक अजीब सा सुकून मिलता है। एक जैसी समस्याएं, एक जैसी खुशियां, सब कुछ शेयर करते हुए बहुत अच्छा लगता है। उसे लगने लगा कि अब वह अकेली नहीं है। वे एक दूसरे के दर्द को आसानी से समझ सकते हैं। सामने वाले के पास हमारी बात सुनने का समय है। वह हमें गंभीरता से ले रहा है। इस उम्र में ये बात मन को शांति देती है। सुधीर कभी कभी सुखदा के घर आ जाते। दिल खुलने से अंतरंगता भी बढ़ती है। बाहर भी साथ आने जाने लगे। सब कुछ अपने आप ही होता जा रहा था। परिवार के बारे में पूछने पर सुधीर ने बताया, हमारा प्रेम विवाह हुआ था, लेकिन विवाह के 6 महीने बाद ही रश्मि की एक रोड एक्सीडेंट में मृत्यु हो गई। बस उसके बाद से अकेला ही रहा। खुद को नौकरी की व्यस्तताओं में भुला दिया। रिटायरमेंट के बाद बस यहीं रहने आ गया। सुखदा ने भी सोमेश और बच्चों के बारे में उसे सब कुछ बता दिया। एक दिन सुखदा सुबह सैर के लिए नहीं आए तो सैर से लौटते हुए सुधीर सीधे उसके घर आ गए। सुखदा तेज बुखार से तप रही थी। सुधीर ने अपनत्व भरी हुई डांट लगाते हुए कहा, फोन नहीं कर सकती थी? चलो डॉक्टर के पास। विपिन को बता दिया है, वह आएगा, उसके साथ चली जाऊंगी। ठीक है, अभी तो कोई दवाई ले लो, मैं देखता हूँ। सुधीर ने किचन में जाकर अपने आप ही सामान ढूंढकर चाय बनाई। 2 ब्रेड स्लाइस पर बटर लगाकर ले आए और हंसते हुए बोले, आज आपको मेरी एक और खूबी का पता चल जाएगा कि मैं बहुत अच्छा कुक भी हूँ। सुखदा को उसके कहने के ढंग पर हंसी आ गई। सुखदा को दवाई खिलाकर सुधीर अपने घर लौट गए। पूरा दिन सुखदा विपिन के आने का, उसके फोन का इंतजार करती लेकिन वह न आया, न फोन आया। आज इस बुखार से सुखदा की रही सही आस भी खत्म हो गई। अलग ही सही, बेटा रहता तो इसी शहर में है, किसी भी परेशानी में आएगा ही। लेकिन अब यह सच बहुत कड़वा था कि बेटा माँ को पूरी तरह नजरअंदाज कर चुका था। सुधीर ने रात को फोन कर उनके हालचाल पूछे तो सुखदा ने रूंधे गले से विपिन के न आने के बारे में बताया। तो सुधीर 10 मिनट में आ गए। आते ही सुखदा का माथा छूकर देखा। कैसा था उनका अपनत्व भरा हुआ स्पर्श। मन की गहराई तक उतर गया। तन की मिट्टी को छूकर जैसे महका गया हुआ स्पर्श। इस आत्मीय स्पर्श को पाकर सुखदा को लगा कि अंतस में उभरते हुए शून्य की जगह सुबह का एक शीतल झोंका उनके मन के अंदर घुस आया है। सुधीर उसे अपनी कार में डॉक्टर के पास ले गए। पड़ोस में रहने वाली उसकी 3-4 सहेलियों ने भी उन्हें रात को जाते हुए देखा। वो भी पूछने आ गई। सुधीर को सब अक्सर उसके साथ आते जाते देख चुके थे। 3 दिन लगे सुखदा को ठीक होने में। इस बीच सुधीर ने उसका भरपूर ध्यान रखा। आस पड़ोस के लोग क्या कहेंगे इसकी कोई चिंता नहीं की। सुखदा अब ठीक थी, बहुत कमजोर थी। सुधीर उसके लिए फल लेकर आए थे। सेब काटकर सुखदा को खिलाने लगे तो सुखदा ने कहा, अब बस कीजिए, बहुत ध्यान रख लिया, अब मैं ठीक हूँ। आपने जो मेरे लिए किया उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा ध्यान रखना चाहता हूँ। सुधीर ने बीच ही में सुखदा की बात काट दी। क्या हम हमेशा साथ रह सकते हैं? मेरे ख्याल से हम दोनों एक दूसरे की जरूरत है। अवाक रह गई सुखदा। सुधीर कह रहे थे।
मैंने भी पूरा जीवन तो अकेले काट लिया, लेकिन अब दिल चाहता है कि जीवन की संध्या में ही सही अंतरात्मा का शून्य भरने वाला कोई तो हो। ये सही है कि अकेलापन अब नहीं सहा जाता, काटने को दौड़ता है अकेलापन। सबसे बड़ी बात तो यह है कि कई बातें ऐसी होती हैं, कुछ दुख दर्द ऐसे होते हैं जिन्हें जीवन साथी के साथ ही बांटा जा सकता है। बड़े कांपते स्वर में बोली सुगदा, ये आप क्या कह रहे हैं? इस उम्र में, जबकि हम पूरी तरह समाप्त हो चुके हैं, हमारे पास बचा ही क्या है सिवाय जैसे तैसे उम्र काटने के। यही भूल कर रही हो तुम। हम आज भी उम्र को काट नहीं बल्कि पूरी तरह जी सकते हैं। अक्सर लोग उम्र बढ़ने के साथ ये मानने लगते हैं कि उम्र हमें मौत की तरफ ले जा रही है। मैं नहीं मानता। अगर मान भी लूं कि ये सच है, तो भी जितनी हमारी सांसें बची हैं उन्हें तो हम अपने तरीके से जी सकते हैं। आंखें भीगी और चेहरा भावहीन हो गया सुगदा का। नहीं नहीं, इस उम्र में लोग, फिर बात काट दी सुधीर ने। उम्र को क्या हुआ है? तुम्हारी और किन लोगों की बात कर रही है? लोगों को तो काम ही है कमजोर लोगों को कष्ट पहुंचाना, पर रहना तो इसी समाज में है। हाँ, लेकिन अपनी शर्तों पर। सुधीर के शांत चेहरे पर मुस्कुराहट थी। अगर हम दो अकेले एक साथ हो जाएं, तो जो जीवन तुम सिर्फ काट रही हो उसे एक अर्थ, एक उद्देश्य दे सकती हो। सुखदा ने कहा, नहीं, मैं ऐसा सोच भी नहीं सकती। तो अचानक निराशा छा गई सुधीर के चेहरे पर। वो उठ खड़े हुए, बोले, ठीक है, जैसी तुम्हारी मर्जी। अब मैं चलता हूँ, फिर आऊँगा। किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो फ़ोन कर देना, लेता आऊँगा। सुधीर चले गए तो विपिन का फ़ोन आया। माँ की तबीयत का ध्यान न रखने का कोई पछतावा नहीं था, बस हालचाल पूछते हुए कहा, बहुत काम था, बच्चों की परीक्षाएं भी थी, नीता भी नहीं आ पाई। सुखदा ने कुछ नहीं कहा। अब न कोई शिकायत की, न उम्मीद। नीता का भी फोन आया। आज ही भैया ने बताया कि आपकी तबीयत खराब थी, अब कैसी है, दवाई ली, वगैरह वगैरह। सुखदा का मन उचाट हो गया। सुधीर की याद आ गई। सच पूछा जाए तो आजकल उन्हें लग रहा था कि वे सुधीर के साथ अपना वर्तमान ढूंढ रही थी। भविष्य को भी बांटने का वादा मिला है सुधीर से। आर्थिक रूप से वह किसी पर निर्भर नहीं थी। सोमेश की जमा पूंजी सब उन्हें ही हस्तांतरित हुई थी। पीएफ, ग्रेजुएटी, बीमा, घर तो अपना था ही। बहू बेटे, पोते पोती को देखकर वे जी लेती, लेकिन वह सुख उन्हें मिला ही नहीं। और फिर अपने एकाकी मन का क्या करे, जो रह रहकर किसी ऐसे व्यक्ति को ढूंढता है जिसके सामने फूट पड़े, अंदर का सब कुछ बहा डाले किसी झरने की तरह। मन में आ रहा था कि सभी चाहें, उमंगे केवल बच्चों और जवानों के लिए ही होती है क्या? उसकी उम्र के लोगों के जीवन की क्या कोई साध नहीं होती? जिस वैधव्य के 10 वर्ष उसने अकेलेपन में, अंधेरे में जिए थे, उसे कम करने तो कोई नहीं आया। जब वह अंधेरा सुधीर ने आके छांट दिया, तो सबसे पहले वह खुद ही लोगों के डर से रास्ते में आकर खड़ी हो रही है। उसका एक मन कहता यह गलत है, तो दूसरा मन पूछता कि इतना अच्छा साथ और खुशियां पाने के लिए एक और जीवन मिलेगा क्या? पहला जब सही गलत की पहचान कराता, तो दूसरा बुरी बात को अनसुनी कर सुधीर की बात को सही ठहराता। अगले दिन सैर के बाद सुबह ही सुधीर आ गए। बोले, कैसी तबीयत है अब? ठीक हूँ, अब बैठिए, मैं चाय लाती हूँ। नहीं, मैं चलता हूँ, तुम आराम करो। मैं अब काफ़ी ठीक हूँ, बैठिए तो सही। सुधीर को ड्राइंग रूम में बिठाकर सुखदा चाय ले आई। साथ चाय पी। दोनों के बीच एक चुप्पी, एक ऐसी चुप्पी कि इंसान तो चुप रहता है, लेकिन अंतर्मन में हाहाकार मचा होता है। फिर सुधीर ही आम बातें करते रहे। सुखदा को किन्हीं सोचों में गुम देखकर सुधीर ने पूछा, तबीयत तो ठीक है ना, क्या सोच रही हो? आप ठीक कहते हैं। जब सभी अपने सुखों में जी रहे हैं, जरूरत पड़ने पर हमारे हिस्से का भी जीवन हमसे छीन लेते हैं, तो हम भी क्यों जिए? जब अपना खून अपने ही बच्चे, बाकी के शब्द सुखदा की सिसकियों में घुलकर रह गए और आंखों ने किसी झरने का रूप ले लिया। सुधीर ने फौरन उठकर उसके आंसू पहुंचे, तो सुखदा ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। अब कुछ कहने और सुनने की जरूरत नहीं थी। आने वाले समय की बहुत सारी बातें करके सुधीर चले गए।
सुधीर ने बताया कि उनकी एक छोटी बहन नेहा जो अमेरिका में रहती है, सुखदा से उनकी दोस्ती के बारे में सुनकर बहुत खुश हुई थी। वह भी यही चाहती है कि अब इस उम्र में ही सही उसके भाई के जीवन में अकेलापन दूर करने वाला कोई तो आए। अगले दिन विपिन दहाड़ता हुआ आया। ये क्या सुन रहा हूँ मैं? पड़ोस के वर्मा अंकल मिले थे। कौन है वो आदमी? लोग बात कर रहे हैं। यह शायद पहला मौका था जब सुखदा ने बेटे से आत्मविश्वास भरी कड़कती आवाज में कहा, सुधीर नाम है उनका, यहीं रहते हैं। सुखदा के स्वर में जो कुछ था, विपिन चौंक गया, कुछ नरम पड़ा और बोला, लोग बहुत कुछ कह रहे हैं, आपको पता है? सुनकर शर्म आ रही थी। मुझे जानने की जरूरत नहीं है कि लोग क्या कह रहे थे। 55 साल की तुम्हारी माँ कैसे अकेली रहती है, बीमारी में, किसी तकलीफ में? ये सोचकर शर्म नहीं आती? तुम साथ रहते तो तुम लोगों को देखकर जी लेती मैं। मुझे किसी अपने की जरूरत होगी इस उम्र में, कभी सोचा तुमने? अभी मुझे जाना है। सोमवार को मैरिज रजिस्ट्रार के ऑफिस में पहुंचने से पहले कई काम निपटाने हैं, कहकर सुखदा अपने कमरे में अंदर चली गई। आहट से अंदाजा लगाया विपिन पैर पटकता हुआ जा चुका था। सुखदा तैयार होने लगी। ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़ी हुई तो पति का चेहरा आंखों को धुंधला कर गया। उसने आंखें बंद कर ली। सोमेश को कहाँ भुला पा रही है वह? वे हमेशा रहेंगे उसके दिल में, अपनी जगह। सुधीर ने तो उसके मन का वह कोना लिया है जो उनके और उनके बच्चों के जाने के बाद इस उम्र में खाली हो गया। अपने ही विचारों में डूबते उतरते वह घर से निकली उस जगह की ओर बढ़ गई जहां सुधीर उसका इंतजार कर रहे थे। सुधीर को सुखदा ने विपिन से हुई बातचीत के बारे में बताया। वह काफी उदास थी। सुधीर उसका मन बहलाते रहे। दोनों ने थोड़ी बहुत शॉपिंग की। लंच बाहर ही करके अपने अपने घर लौट आए। रविवार की रात को सुखदा किचन में अपने लिए दूध गर्म कर रही थी कि डोरबेल बजी। दरवाजा खोलते ही सुखदा हैरान रह गई। सामने विपिन और निकिता मुस्कुराते हुए खड़े थे। निकिता सुखदा को गले लगाने लगी, बोली, माँ, भैया ने मुझे सब बता दिया है। हम आपके हर फैसले में आपके साथ हैं। सुखदा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। उसकी नजरें विपिन की ओर उठी तो उसने भी कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं आपकी तरफ से लापरवाह हो गया था, लेकिन अब मैं आपके फैसले के साथ हूँ। निकिता ने पूछा, माँ, आपने डिनर कर लिया? नहीं, बस अपने लिए दूध गर्म कर ही रही थी। तुम लोग क्या खाओगे? माँ, हमें अभी सुधीर जी से मिलवा दीजिए। डिनर हम चारों साथ ही करेंगे। निकिता ने उन्हें जबरदस्ती तैयार होने के लिए भेज दिया। सुखदा के दिल में उमड़ते उदासी, संदेह और नाराजगी के बादल अब विलुप्त हो गए थे। अब नई राहें, नई आशाएं उनके जीवन का स्वागत कर रही थी और वह उन पर आगे बढ़ने के लिए पूर्णतया तैयार थी। अंत में आप लोगों से एक आग्रह, कृपया मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।